भाग्यशाली हैं कि हमारे समक्ष इस कार्यशाला के अंदर उपस्थित हैं और हमें इन दिए गए विषयों के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने हेतु, हमारा मार्गदर्शन करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। हम भैया का स्वागत। इतने मुश्किल समय में, इतने मतलब कि व्यस्त जीवन शैली के अंदर आपने समय निकालकर हमको समय दिया, और पूरी डिक्टम समिति आपकी आभारी रहेगी। और सबसे खास बात यह है कि भैया शिवाजी भोसले संसदीय वाद विवाद प्रतियोगिता के प्रथम संस्करण के विजेता भी रहे हैं। तो ये आज तरकशाला सबसे खास तरकशाला इसी वजह से है। अब हम भैया से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप दिए गए विषयों के ऊपर अपने विचार व्यक्त करें एवं हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को इतने सक्षमता पूर्वक पीडी आयोजित करने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। राजेश जी का फोन आया था, एक्चुअली मैं आना चाहता था बट शायद फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अभी, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से। तो इसलिए मैं शायद ना आ पाऊँ, बट मैंने बोला है कि मैं ट्राई करूंगा एटलीस्ट एक दिन आने का। सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग आप लोगों ने कुछ तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स ऐसे होंगे जो सीनियर डिबेटर्स होंगे उन्होंने करा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे या जिन्होंने उतना नहीं करा होगा। बट एक बेसिक सी समझ आप सभी को होगी, क्योंकि राजेश ने ये बोला था कि एक पर्टिकुलर विषय पे हमें चर्चा करके और ये बताना है कि उसके पक्ष और विपक्ष को कैसे बिल्डअप किया जाता है उस आर्ग्यूमेंट को। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बेसिक रूल्स जो है वो आप सभी को पता है। और आप बहुत भाग्यशाली भी हैं एक तरीके से कि आपको इतने प्लेटफॉर्म्स पार्लियामेंट्री डिबेटिंग के मिल रहे हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ाई करते थे यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस पार्लियामेंट्री डिबेट नहीं करा पाते थे। उसके बहुत सारे रीजंस थे कि एक तो इसमें बहुत एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, बहुत तार्किक ढंग से सोच के विषय को भी लाना होता है, बहुत कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे कॉलेजेस कराने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर व्यक्तिगत तौर पे बात करूं तो पार्लियामेंट्री डिबेट का मेरे को तो सीधे तौर पे फायदा मिला है, क्योंकि मेरा पेशा ऐसा है कि मैं पेशे में भी जो पार्लियामेंट्री डिबेट के गुर हैं जो हमें सिखाए गए थे हमारे सीनियर्स ने, हमारे प्रोफेसर्स ने और मेंटोर्स ने जो हमें बताया था, वो आज के डेट में भी हमें कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। दूसरी बात ये कि जब आप पार्लियामेंट्री डिबेट करते हैं तो ये कन्वेंशनल से अलग कई मायनों में हो जाता है। इसमें आप अपनी बात को तार्किक ढंग से रखते हैं, और वो तार्किक ढंग से रखने मात्र से नहीं, उसका एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उसको लेके जाते हैं। तो आप फिर लास्ट में विजेता घोषित होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रेटोरिक करके या फिर आप कन्वेंशनल डिबेटिंग में अपने वक्तृत्व शैली से या फिर शब्दों के अंबार से आप जीत सकते हैं। इसमें आपका कंटेंट होना आवश्यक है, उस कंटेंट का पर्टिकुलर वे में आर्टिकुलेशन होना आवश्यक है, और बहुत सिंपल सौम्य शब्दों में उसका आर्टिकुलेशन जब होता है और वो आर्टिकुलेशन जज के दिमाग में आता है कि वो आर्टिकुलेशन उस विषय को उसके न्यायोचित कंक्लूजन तक पहुंचा रहा है, तब जाके आप इसमें विजेता घोषित किए जाते हैं। तब जाके माना जाता है कि आपने पार्लियामेंट्री डिबेटिंग का जो वो विषय है उसको आपने जस्टिफाई किया, उसको आपने उस विषय के साथ न्याय किया है। तो बिना बहुत कुछ क्योंकि मेरा मानना है कि सेशन हमने रखा है तो इसमें एक छोटा सा मोनोलॉग मैं अपना बता के कि कैसे इसमें करते हैं, उसके बाद बेटर ये होगा कि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेंगे। तो उसमें जिसकी जो अपने अपने समझ के हिसाब से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसका जवाब देना मेरे लिए ज्यादा अच्छा भी होगा और आपके लिए भी ज्यादा वो फ्रूटफुल होगा। दो विषय हमें दिए गए हैं आज। पहला विषय यह है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों के इस सदन का, राजेश विषय तो सबके पास है ना जो आपने दिया है?
जी भैया, सबके पास है। ठीक है, तो मैं विषय पढ़ देता हूँ, फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। राजनीतिक वैज्ञानिकों के इस सदन का मानना है कि लोकतंत्र में बुनियादी ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा अर्थहीन है। अब जब आप, सबसे टॉस होता है तो आपको विषय चुनना होता है कि पक्ष या विपक्ष, फिर आप जो चुनते हैं उसके आधार पे आपको तीन विषय में से दो काटने होते हैं, एक एक टीम एक काटती है, जो बचता है विषय उस पे आपको डिबेट करना होता है। तो जिस वक्त आप पक्ष या विपक्ष चुन रहे होते हैं, उसको तीनों विषय जो आपको मिलते हैं उसको आपको एनालाइज करना होता है। इस ढंग से एनालाइज नहीं करना होता है कि आपके पास कंटेंट किस विषय पे सबसे ज्यादा है। इस ढंग से एनालाइज करना होता है कि कंटेंट ना होने के बावजूद भी अपनी तार्किक क्षमता के आधार पे किस विषय के साथ आप न्याय कर पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे विषय आएंगे, क्योंकि कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि उसको सारे विषयों का, सब कुछ का हर तरीके से ज्ञान हो। तो आपको यह देखना होता है कि आप नैसर्गिक तौर पे सोच के उस विषय को के साथ आप अपने तर्कों के आधार पे न्याय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तर्क का प्रीमाइस क्या होता है, तर्क का फाउंडेशन क्या होता है? तर्क का फाउंडेशन अपना ज्ञान होता है। और वो ज्ञान आप अर्जित कहाँ से करते हैं? वो ज्ञान आप अपने अनुभवों से अर्जित करते हैं। चाहे वो आप किताबी तौर पे ज्ञान अर्जित करें, वो आपका पठन पाठन का अनुभव होता है, या फिर डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो आप अनुभव गैदर करते हैं, उससे जो आपको ज्ञान मिलता है, उससे आप ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये फाउंडेशन होता है ज्ञान का। तो अगर कोई ऐसा विषय है जिसमें ज्ञान का फाउंडेशन ही आपके पास नहीं है, बिल्कुल आपके लिए नया विषय है, तो वैसे विषय के साथ अगर आपको न्याय करना है या जीतना है उस प्रतियोगिता को, तो फिर आपके एज ए डिबेटर आपका जो स्किल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको उस फाउंडेशन को तैयार करना पड़ेगा, और उस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए आपको टूल्स दिए गए हैं पार्लियामेंट्री डिबेटिंग में। पहला क्या टूल है? पहला टूल है कि आप सदन अपने हिसाब से कई विषयों में बना सकते हैं। जैसे यहाँ तो राजनीतिक वैज्ञानिकों का यह सदन है, तो यहाँ सदन डिफाइंड है, यहाँ आपको वो स्कोप नहीं छोड़ा गया है। तो कई बार सदन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ऐसा एक इनोवेटिव सदन जो कि पूरे के पूरे फाउंडेशन को चेंज कर देता है, और जहां केवल और केवल तर्क के आधार पे आप नए तर्क गढ़ के नया ज्ञान विकसित करके और उस टॉपिक को डेवलप कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको विषय पे थोड़ा समझ है तो फिर आप वो बुद्धिजीवियों के सदन के साथ चल सकते हैं। और तीसरा, अगर कोई एग्जीक्यूशन बेस्ड डिबेट आप कर रहे हैं, जैसे ये जो टॉपिक आज मिला है, ये तो सैद्धांतिक डिबेटिंग है, ये प्रिंसिपल डिबेट है, इसमें आपका मत कुछ और हो सकता है और हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, कि जैसे मान लिया जाए कि सरकार गरीबों के लिए 5,000 रुपए हर महीने भुगतान करने का प्रस्ताव पारित करती है। अब ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड है, इसमें कोई ज्ञान का काम नहीं है उतना, इसमें आपके इनोवेशन का काम है। आप, ये मॉडल बेस्ड डिबेटिंग है, आप एक मॉडल बना सकते हैं पक्ष के तौर पे, कि एक मॉडल से कैसे वो 5,000 रुपए का आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि वो उसका मोस्ट इफेक्टिव यूज हो पाए, और कैसे उस पर आप नियंत्रण रखेंगे, कैसे आप उसको बाद में देखेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि वो सही हाथों में पहुंच रहा है। तो ये एक मॉडल बेस्ड डिबेटिंग हो गया, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता, आपका नैसर्गिक थॉट प्रोसेस जो है, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अगर ये आप एक अपने तौर पे भी सोच लें और एक ऐसा मॉडल बना दें, तो आप निकल सकते हैं। विपक्ष के तौर पे उस मॉडल में आपको खामी निकालनी होगी, एक ऐसा मॉडल जो कि अनइम्प्लीमेंटेबल है, जिसके साथ ये स्कीम चल ही नहीं सकती है, फेल हो सकती है, जो पर्पस है वो डिफीट हो सकता है। ये सब ऐसे विपक्ष आपको सोचना होता है। अब अपने विषय पे आते हैं। जब हम कहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों के इस सदन में, तो अब आपको कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं विषय के। सबसे पहले आप, सबसे पहला आपका कार्य होता है कि कीवर्ड्स ढूंढना, और उससे देखना कि अब मान लीजिए मैं पक्ष के तौर पे इस विषय पे बहस करने जा रहा हूं, तो मैं सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का सदन है।
तो राजनीतिक वैज्ञानिकों का सदन है, इसका मतलब कि उसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं? उसमें राजनेता भी हो सकते हैं, उसमें पॉलिटिकल पंडित्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह हो सकते हैं, जर्नलिस्ट हो सकते हैं। ये सारे लोग जो जो भी राजनीति के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो सारे लोग हो सकते हैं। और उनका इंटरेस्ट क्या हो सकता है? उनका इंटरेस्ट देश के पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहला कीवर्ड जो है, वो इसमें कीवर्ड तो नहीं कहेंगे, ये राजनीतिक वैज्ञानिकों का सदन है, तो इसको एक आपने अलग अलग एंगल से खोजा कि भाई क्या क्या उनका हो सकता है, ताकि उन उन पहलुओं को आप छू सकें। उसके है लोगों के बुनियादी ढांचे, लोग, पहला कीवर्ड आ गया। अब लोकतंत्र के कई सारे मायने। लोकतंत्र मतलब हम मान के चल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया, उसकी बात हो रही है। लोकतंत्र मतलब है बुनियादी से, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि लोकतंत्र जिसपे टिका हुआ। तो दूसरा कीवर्ड बुनियादी ढांचा। पहला आया लोकतंत्र, दूसरा आया बुनियादी ढांचा, तीसरा आया अवधारणा। की अवधारणा अर्थहीन है, और लास्ट आया कि ये बेकार है, अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, चूंकि मैं तो लॉ बैकग्राउंड से हूं तो मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो जो लोग लॉ बैकग्राउंड से नहीं है उनको जरूरी नहीं है कि सारा पता हो, बट एक बेसिक आइडिया होना जरूरी है। हमारे यहाँ एक केशवानंद भारती का केस हुआ था, जो कि अभी तक के सबसे बड़े बेंच ने उसको डिसाइड किया, 13 जजेस ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के, और 7-6 के साथ उसका डिसीजन आया था। उसमें उन्होंने कहा, उसमें क्वेश्चन ये था, मूलतः बहुत सारे क्वेश्चन थे बट इंटर इंडिया ये क्वेश्चन था कि क्या लोकतंत्र में पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी हद तक अमेंडमेंट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या संविधान में किसी हद तक अमेंडमेंट किया जा सकता है? उसमें एक क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल पे ये कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म किया जा सकता है? क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हुआ तो लोकतंत्र खत्म हुआ, अगर लोकतंत्र खत्म हुआ तो सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो खत्म हो गए। तो उस लाइट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अमेंडमेंट करने का पावर पार्लियामेंट के पास है, क्योंकि पार्लियामेंट सोवरेन बॉडी होती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है। और उस बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया उन्होंने, जो आज तक अनडिफाइंड है। तो उसको उसको डिफाइन नहीं किया। ये एक प्रिमाइस है जिसपे ये डिबेट आप बिल्डअप कर सकते हैं, इतना जानकारी होना आवश्यक है। ये एक जनरल साइंस का भी है, क्योंकि अगर इस तरह के तरीके का स्पेसिफिक विषय है तो फिर आपको थोड़ा बहुत उस विषय की जानकारी होना आवश्यक है। अब इस पे अगर हम मैं पक्ष में बोलना हो तो बेसिक स्ट्रक्चर में सदन तो डिफाइंड है। तो हम सैद्धांतिक तौर पे अगर बात करें तो लोकतंत्र को बचाने के लिए जो विंग्स हैं, वो कौन कौन से विंग्स हैं? 4 विंग्स हैं। जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेटिव बॉडी हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गया, और फोर्थ स्टेट जो कि मीडिया को बोला जाता है वो हो गया। इन 4 पिलर्स पे हमारा डेमोक्रेसी है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का थियरी दिया जाता है तो किसके द्वारा दिया जाता है? अच्छा, चारों का फंक्शन डिफाइन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, चारों एक दूसरे में, लेकिन वो एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं है, कई जगह ओवरलैपिंग है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर का थियरी जुडिशरी प्रोपाउंड रही है, तो सबसे बड़ा वेपन जुडिशरी के हाथ में, जुडिशरी अपने हाथ में खुद ही दे रही है कि किसी कानून को या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के आधार पे खत्म किया जा सकता। तो पार्लियामेंट ने कुछ बिल मूव करा, जुडिशरी ने उसको खत्म कर दे कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये अवहेलना है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते तो उसमें डिबेट होता कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तो क्या टाइम टू टाइम, जैसे सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बोला गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बोला गया।
फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये बोला गया। लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स में जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस आए, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफाइन करते गए। तो ये तो बिल्कुल आप अपने हाथ में एक तरीके से सबसे बड़ा वेपन दे रहे हैं कि आप गवर्नमेंट को झुका सकते हैं, आप पार्लियामेंट को झुका सकते हैं, और आप बेसिक स्ट्रक्चर के थियरी के आधार पे आप किसी भी चीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकते हैं। ये इसके पक्ष में, आप तो इसीलिए लोकतंत्र में बेसिक स्ट्रक्चर इसीलिए अर्थहीन है क्योंकि ये एक्यूमुलेशन ऑफ पावर करता है जुडिशरी के हाथ में। ये आपका एक तर्क हो सकता है। ऐसे ऐसे सेवरल तर्क हो सकते हैं। दूसरा केओस हो सकता है। तीसरा, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ पास करता है, जुडिशरी उसको स्ट्राइक ऑफ कर देती है बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के आधार पे, जो कि उस तरीके से कंसोलिडेटेड सिद्धांत नहीं है, तो पार्लियामेंट भी एक तरीके का मतलब दे कैन ऑल्सो काउंटर, कि वो लोग इम्पीचमेंट कर सकते हैं या कुछ कानून में चेंज कर सकते हैं। जुडिशरी के पास मोरल फोर्स के अलावा कोई आर्मी और इसका फोर्स, पब्लिक का तो फोर्स है कि उनको एक पब्लिक को ये ट्रस्ट है कि जुडिशरी अच्छा करेगी, उसके अलावा तो कुछ है नहीं उनके पास, तो गवर्नमेंट उनको दबा सकती है। तो तमाम तरीके, फिर लोकतंत्र विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। तो वो स्मूथली नहीं चल पाएगा क्योंकि फिर एक दूसरे में टांग अड़ाना, और डिफाइंड नहीं है, कोई चीज कोडिफाइड नहीं है, उसमें इंटरप्रिटेशन का अगर वेगनेस है, अगर उसको इंटरप्रेट किया जा सकता है फॉर योर ओन बेनिफिट, तो वो चीज कभी किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता है। जुडिशरी एक्सपेक्ट करता है कि अगर एग्जीक्यूटिव को कार्य करना है तो डिस्क्रिशन जीरो होना चाहिए। जुडिशरी एक्सपेक्ट करता है कि अगर पार्लियामेंट को कोई कार्य कानून बनाना है तो ब्लैक एंड व्हाइट लिखित में होना चाहिए। लेकिन जुडिशरी को जब कानून को स्ट्राइक ऑफ करना है तो उसने बेसिक स्ट्रक्चर का थियरी दे दिया विदाउट एनी डेफिनेशन, जो कि बहुत वेग है। तो वेगनेस, आर्बिट्रेरीनेस का कोई जगह नहीं है लोकतंत्र में। अगर जगह दिया जाएगा तो सबके सब लोग अपना अपना हिस्सा मांगेगा उसमें कि भाई हमें भी उस तरीके का फ्री हैंड चाहिए, तो वो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। इसीलिए अर्थहीन है कि इसका कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता है, इसलिए अर्थहीन है। उसके बाद आप ये बोल सकते हैं कि जो मीडिया है, अगर मीडिया देखा जाए तो मीडिया अनरेगुलेटेड काइंड ऑफ थिंग है। बहुत कम लॉज हैं जो कि मीडिया को रेगुलेट करते हैं। वो सारा का सारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और उससे गवर्न होती है। लेकिन कुछ कुछ, जैसे आप जुडिशरी को डिफेम नहीं मीडिया कर सकती है, पार्लियामेंट का अपना प्रिविलेज होता है, फेक न्यूज वगैरह भी नहीं फैला सकती है, उसका भी एक लॉ है, लेकिन उतना कारगर नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बेसिक स्ट्रक्चर जैसे सिद्धांत को तवज्जो दिया जाता है तो उसमें जो दो अंग हैं डेमोक्रेसी का, एक तो पार्लियामेंट और एक जुडिशरी, इनको एक्स्ट्रा तवज्जो मिल रही है क्योंकि जुडिशरी स्ट्राइक ऑफ कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर पे, और पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को टच ना करे। पार्लियामेंट खुद भी नहीं जानती है कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर को टच करेगा, लेकिन एटलीस्ट पार्लियामेंट सीन में है क्योंकि वो लॉ बना सकती है। बाकी की जो दो बॉडीज हैं, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, इनका कोई से ही नहीं है। जबकि कोई भी लॉ अगर बनता है तो उसमें बेसिक डिस्कशन वगैरह सब कुछ होता है, उसमें मीडिया में भी डिस्कशन होता है, उसमें इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि उस लॉ का क्या इम्पैक्ट होगा। एग्जीक्यूटिव से भी पॉलिसी मेकिंग एग्जीक्यूटिव करता है, तो उनसे भी रिपोर्ट मांगा जाता है कि भाई ये कानून बनाएंगे तो कैसे सुचारू रूप से व्यवस्था चलेगी। तो इनका तो कोई से ही नहीं बचेगा। जब कानून को स्ट्राइक ऑफ करना होगा तो सुप्रीम कोर्ट कर लेगा, लाख लाख आप मीडिया डिस्कशन वगैरह कर लें, उसका कोई फ्रूटफुल इम्पैक्ट नहीं होगा। तो इस ग्राउंड तो ज्यादा तवज्जो पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और सबसे सुपरमेसी सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी को दिया गया। तो इस ग्राउंड पे भी ये जो है अर्थहीन हो जाता है लोकतंत्र में। तो ऐसे ऐसे आप बिंदुवार करके कई सारे पॉइंट्स वाइज आप कर सकते हैं कि किस लिए अर्थहीन है, उसके शब्द शाब्दिक अर्थ पे ना जाते हुए ज्यादा उसके पर्पस को देखना है, किस तरीके से उस विषय का क्या मोटिव है, वो क्या आपसे निकलवाना चाहता है, उस बिंदु पे बहस करना है। उससे हट के चालाकी नहीं करनी है, क्योंकि जो एडजुडिकेटर बैठा होता है उसको पता होता है कि आप कब डाइग्रेस करके चालाकी कर रहे हैं। तो इस विषय का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि बेसिक स्ट्रक्चर लोकतंत्र में क्या क्या रायता फैला रहा है और क्या अच्छाई कर रहा है। तो अब अगर बेसिक स्ट्रक्चर के
अच्छाई की बात की जाए, कहना है कि अर्थहीन नहीं है। क्यों अर्थहीन नहीं है? तो जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर किस सिनेरियो में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। अब लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोकतंत्र में जो लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, वो लोग उतने वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होते। तो इस कारण बस कोई कानून बनता है जो कि उनके प्रॉब्लम के लिए भी हो, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कानून उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाली है, या उनसे उनका पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। किसी तरह का उनका पार्टिसिपेशन होता नहीं, इलिटरेसी बहुत ज्यादा है। लिटरेसी जितना में है उसमें भी जो एजुकेटेड भी है, हायर एजुकेशन हमारे ख्याल से इंडिया में 10% से ज्यादा नहीं होगा। वो डिग्री लेने के लिए हायर एजुकेशन है कि आप बीए एमए सब कर लिए, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं है। तो अगर अवेयर लोगों की बात की जाए तो अवेयर लोग बहुत कम हैं। नैरेटिव पे चलता है लोकतंत्र। अब ऐसे लोकतंत्र में जहां नैरेटिव पे चलता है, तो नैरेटिव कोई अपने फेवर में कर लिया, तो एटलीस्ट जो हमारे फोर फादर्स हैं उन्होंने इसको बचाने के लिए और हमारे राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मूलभूत अधिकार हमें दिए, जो कि क्रिस्टलाइज होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाय वे ऑफ फंडामेंटल राइट। तो अब कुछ ऐसे अधिकार हमें मिले हैं क्योंकि हम मानव हैं। तो मानव होने मात्र से हमें कुछ अधिकार हमारे में निहित तो होते हैं, जिनको कि नेचुरल राइट कहा जाता है, जो कि हमें हमसे कोई उसको छीन नहीं सकता है किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे लिए है, हम गवर्नमेंट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट ये है कि सुचारू रूप से व्यवस्था चले। गवर्नमेंट इसलिए नहीं है कि हमारे अधिकारों का हनन हो। तो अब इस ढंग से जब हम सोचते हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर का थियरी अगर, और चेक एंड बैलेंस कौन करता है? जुडिशरी करती है। जुडिशरी में अगर किसी कानून को या कोई भी ऑर्डर पास होना होता है, तो उसमें तार्किक ढंग से बहस होता है। बहस के उपरांत आप एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। फिर कुछ सिद्धांत होते हैं जो कि एक तरीके से सेटल्ड सिद्धांत होते हैं। उनके बेसिस पे आप जुडिशरी को डिसीजन देना होता है। तो अगर बेसिक स्ट्रक्चर का थियरी नहीं रहे, तो जो केशवानंद भारती में हुआ, इंदिरा गांधी का समय था, उस समय एडीएम जबलपुर का केस आया था उसके पहले। उसमें क्या हुआ था कि इशू ये था कि इमरजेंसी के समय सारे हमारे राइट्स खत्म हो जाते हैं क्या? कोई भी राइट हमारा नहीं रहेगा क्या? तो अगर ऐसा कोई लोकतंत्र में डिक्टेटर आया जो कि अमेंडमेंट के थ्रू कुछ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, जो कि वेरी फाउंडेशन है हमारे लोकतंत्र के एग्जिस्टेंस का, इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दे, जुडिशरी को ही खत्म कर दे, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस को खत्म कर दे, या कुछ भी ऐसा जो कि हमारे बेडरॉक है हमारे लोकतंत्र का, उसको खत्म कर दे, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दे जब तक नहीं मरता है, ऐसा अमेंडमेंट ला दे, ऐसा हुआ है वर्ल्ड में हम जानते हैं, या प्रेसिडेंट रूल लगा दे, तो ऐसे केसेस में या जुडिशरी के जुरिस्डिक्शन को आउस्ट कर दे, खत्म कर दे कि भाई ये कानून बना रहे हैं, इसमें जुडिशरी का हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे केसेस में क्या जुडिशरी टूथलेस हो जाती है, विदाउट पावर हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती है? इसका जवाब जुडिशरी ने दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा पार्लियामेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दूसरे विंग के टेरिटरी में घुस रहा है। अगर आप जुडिशरी को खत्म कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप ओवर पावर कर रहे हैं, आप अपने फंक्शन से एक स्टेप नहीं कई स्टेप आगे जा रहे हैं। तो आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र में बाउंडेशंस हैं सबके, सबको विद इन देयर बाउंडेशन काम करना है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र किसी इंडिविजुअल बेस्ड सिस्टम नहीं होता है। तो उसके लिए क्या है भाई कि पार्लियामेंट किस एक्सटेंट तक बदलाव कर सकती है? चूंकि लोगों के द्वारा चुनी गई होती है, तो पार्लियामेंट को नीचे भी नहीं आंक सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते कि पार्लियामेंट गड़बड़ है, जुडिशरी अच्छी है। तो यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। तो उसके लिए एक सिद्धांत इन्होंने दिया बेसिक स्ट्रक्चर का, कि सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आप नहीं चेंज कर सकते हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर को एक डेफिनेशन में कैद नहीं करना संभव नहीं है, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट है, समाज के हिसाब से बदलता है, परिवेश के हिसाब से बदलता है, और टाइम के हिसाब से बदलता है,
किसी और टाइम में कोई और चीज सही होती है। जैसे जब हम लोग शुरू किए थे तो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर था, उसके इंदिरा गांधी के समय प्रिवी पर्स वगैरह को खत्म किया गया। धीरे धीरे अब हम थोड़ा 91 में ओपन हुए तो बाहर की इकोनॉमी आने लगी, तो थोड़ा थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े। फिर आगे अब तो थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब मतलब वी हैव टू आंसर टू द कॉल ऑफ टाइम। वी कांट बी स्टैग्नेंट, वी कांट बी स्टैटिक। तो इसीलिए कोई बेसिक स्ट्रक्चर का डेफिनेशन भी स्टैग्नेंट नहीं हो सकता है। इसको भी ऑर्गेनिक होना है, इसको भी टाइम के हिसाब से। अगर पार्लियामेंट इनोवेट करेगी तो जुडिशरी भी इनोवेट करेगी, और जुडिशरी अगर कोई डिसीजन देती है तो उसका पब्लिक क्रिटिसिज्म हो सकता है। जुडिशरी के पास बहुत पावर नहीं है ऐसा कि वो पुलिस फोर्स भेज दे, कर्फ्यू लगा दे, ये कर दे। जुडिशरी के पास मोरल फोर्स है एट द एंड ऑफ द डे। उस मोरल फोर्स को अगर जुडिशरी इमोरल एक्टिविटी करने लगे तो उस मोरल फोर्स को डिप्लीट होने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर वो मोरल फोर्स डिप्लीट हो जाएगा तो गवर्नमेंट ओवर पावर कर सकती है। तो ये बहुत संभव, ये इसका बहुत कम चांस है कि जुडिशरी गवर्नमेंट को टेक ओवर करे। इसका चांस बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि जुडिशरी के पास वेयर वितल नहीं है। लेकिन इसका बहुत चांस है कि गवर्नमेंट सब कुछ ओवर पावर करे, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट के पास सब कुछ है। तो इसीलिए अगर बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत से अल्टीमेट पावर जुडिशरी के हाथ में दिया गया कि कोई भी अमेंडमेंट वेदर इट सब्सक्राइब्स टू द बेसिक आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि जुडिशरी मैक्सिमम से मैक्सिमम मोरल अथॉरिटी इंपोज कर सकती है, गवर्नमेंट को ओवर पावर करने का उसके पास रिसोर्स ही नहीं है। वो तख्ता पलट नहीं कर सकती है। तो ये सब आप अच्छा, कोई भी तर्क ऐसा नहीं होता है कि उसके आगे पीछे अब कुछ बचा ही नहीं। हर तर्क का काउंटर तर्क होता है, और उसको आपको काउंटर करना होता है। कितने अच्छे से आप उसको ऑन द लेग्स हैंडल कर पाते हैं, कितने अच्छे से आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बिना घबराए जवाब दे पाते हैं, कितने स्मार्टली प्ले करते हुए भी स्मार्ट नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, बट आप अंदर से स्मार्ट प्ले चाहे जितना कर लीजिए। आपको एडजुडिकेटर को लेके क्वेश्चनेबल नहीं होना होता है। डिबेट में मैं बार बार कहता हूं कि आपको जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं हारना है, कि आपको हारना भी सीखना है, उसको स्वीकार करना सीखना है। अगर आप हार जाते हैं कोई डिबेट, एक तो लैंग्वेज यूज होता है कि हमको इन्होंने हरा दिया, कोई किसी को हराता नहीं है। डिसीजन या तो पक्ष में होता है, विपक्ष में होता है। तो आपको ये भी देखना है कि कितना ग्रेसफुली उस हार को स्वीकार करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली आपका एम ये 5-10 हजार रुपया नहीं है। अल्टीमेटली आपका एम है कि आप इस डिबेटिंग से, इस कल्चर से कुछ लेके जाते हैं जो कि जीवन में आपको हेल्प करता है। और जीवन में जीतने से ज्यादा हारना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप हारते बहुत बार हैं एक बार जीतने के लिए। आप डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं, कुछ ना कहीं, कुछ ना कहीं कहीं आप या तो किसी फ्रेंड से, फैमिली में कुछ ना कुछ आदमी डील कर रहा होता है। तो उसको डील करने का तरीका आपको डेवलप करना है। तो आपको हार को ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहे वो गलत डिसीजन हो सकता है। एडजुडिकेटर भी इंसान होता है, हो सकता है कि बहुत उससे गलती हो जाती है, या हो सकता है वो बायस्ड भी हो। ये भी हो सकता है कि कोई कई एडजुडिकेटर्स हो गए। मैं तो शौक था, मैं राजेश से बता रहा था कि मैं तो ऐसी ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं कि मैं खुद ही शॉक्ड हूँ। ये सब हम लोगों ने कभी, हमें एटलीस्ट हमें कभी एडजुडिकेटर पे हमें तो डाउट नहीं होता था। लेकिन अगर वो बायस भी है तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि वो अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा अच्छे से। बट एज ए डिबेटर आप अगर उस पर पिन पॉइंट करते हैं तो आप अपने बेसिक, आप एक दो क्वेश्चन ग्रेसफुली रेज कर सकते हैं। बट अगर आप उसको इस एक्सटेंट तक ले जाते हैं कि आप बहुत बड़े तोप हैं, और आप अगर नहीं जीते तो बहुत कुछ ऐसा ब्रह्मांड में चेंज होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जीत से भी, हार से भी फायदा आप ही को होने वाला है। किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 दिन सब याद रखेगा कि आप जीते हैं, और अगर आप हारे हैं तो भी 2-4 दिन याद रखेगा। लेकिन अगर हार के आप बदतमीज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो आप जीवन भर के लिए बदतमीज हो जाते हैं, क्योंकि आपका वही टेम्परामेंट हो जाता है। कॉलेज लेवल तक बदतमीजी आपकी चल जाती है, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज से निकलते हैं आपको रियलिटी चेक मिलता है। फिर आपकी बदतमीजी नहीं चलती है, बदतमीजी पीएम की भी नहीं चलती है, किसी की बदतमीजी नहीं चलती है। यहाँ पे सबको डील करना होता है, अपने से बड़े के साथ, छोटे के साथ प्यार से, बड़े के साथ रेस्पेक्टफुली।
यही तरीका है जीने का, और यही आपको सीखना होता है। मेरे ख्याल से दूसरे टॉपिक पे मैं मोनोलॉग कुछ बोलूं, इससे बेटर है कि मैं क्वेश्चन आंसर ले लूं, या फिर मैं क्या करूं, 15 मिनट का और इसको एक्सटेंड करूं। दूसरा टॉपिक मैं एक बार पढ़ पढ़ देता हूं। यह सदन मानता है कि संवैधानिक नैतिकता ही वास्तविक नैतिकता है। तो या तो इस पे क्वेश्चन आंसर राउंड कर सकते हैं, या तो मोनोलॉग दे सकते हैं। आप लोग एक बार डिसाइड करके बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा ही मैंने पहले टॉपिक पे बोल दिया। तो कोई कंफ्यूजन है किसी तरीके का, किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो एक बार ले लेते हैं। कोऑर्डिनेटर कौन है, राजेश आप हो या कोई और है? प्रतिभा है भैया। लेकिन राधा आपने हैंड रेज किया, तो एक बार आपको जो सवाल है आप पूछ सकते हैं। हाँ प्लीज। और तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे सोवरेनिटी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, आपने भी बोला, तो जब हम हम्म। इसके विपक्ष में बात करते हैं, तो विपक्ष में हम्म। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि सेक्युलरिज्म तो कैसे, जैसे कि वक्त बिल, जैसे कि ट्रिपल तलाक ले लेते हैं तो वो खत्म हुआ, तो वो तो कभी हम्म। होना ही नहीं चाहिए था अगर हमारा फंडामेंटल्स में सेक्युलरिज्म है, बट वो तो उससे ओवरलैप कर जाता है। तो क्या क्या खत्म हुआ? जैसे ट्रिपल तलाक था तो सरकार ट्रिपल ने तलाक, उसको हाँ हाँ। उसको बोलिश कर दिया, बट वो तो सेक्युलरिज्म के अंदर नहीं आता क्योंकि वो तो मुस्लिम्स का एक लॉ था। तो अगर जैसे पक्ष ये बोले नहीं, तो फिर विपक्ष सेकुलरिज्म कैसे से काम आप, करे? अब सेकुलरिज्म एक अलग टॉपिक है। सेकुलरिज्म से, इंडियन सेकुलरिज्म की अगर बात करें तो उससे हमारा मतलब ये है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बात की गई है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, लेकिन हम सब रिलीजन का रेस्पेक्ट करेंगे। ये फ्रांस के सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग है। फ्रांस का सेकुलरिज्म ये कहता है कि आपका रिलीजन पब्लिक डिस्प्ले का चीज नहीं है, आप वो पर्सनल है, यू हैव टू कीप इट पर्सनल। इंडियन सेकुलरिज्म ये नहीं कहता है। इंडियन सेकुलरिज्म ये कहता है कि भाई अपने अपने फेथ को सब लोग फॉलो करो और सब सबका रेस्पेक्ट करें, और स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। ये एक बात हो गई। अब कोई भी बात लोकतंत्र में या कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जब हम चल रहे होते हैं तो एब्सोल्यूट नहीं होती है। जब ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक अनटचेबल नहीं है, या कोई भी ऐसा, जैसे सती प्रथा था, सती प्रथा अनटचेबल नहीं था। अगर कोई ये बोले कि भाई सती प्रथा हिंदू प्रैक्टिस का इंटीग्रल पार्ट है, तो आप इसको कैसे टच कर दिए? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में, अब ये जो दूसरा टॉपिक है मैं इससे जोड़ देता हूं। एक होती है मोरालिटी, जो कि सामाजिक मोरालिटी होती है, वास्तविक मोरालिटी जिसको बोलते हैं। मोरालिटी होती क्या है? कुछ सेट ऑफ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ मानक होते हैं। उस मानक के आधार पे बताया जाता है कि ये सही है, ये गलत है। उस मानक के आधार पे इस साइड अगर आप चलते हैं तो आपको मोरल माना जाता है, अगर उस मानक से इतर आप चलते हैं तो आपको इमोरल माना जाता है। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था में मोरालिटी हो गई जो हमारे समाज में प्रिवेल करता है। अब इंडियन सोसाइटी में इतना डाइवर्सिफाइड सोसाइटी है कि अलग अलग समाज का अलग अलग मोरालिटी है। जैसे हमारे यहाँ अगर मामा और भांजे की, मतलब मामा और भगनी की शादी हो जाए, तो ये बहुत बड़ा इमोरल एक्ट है। इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है घटिया काम। जो हमारे उत्तर बिहार का, अगर हम बात करें, बिहार का ही नहीं उत्तर भारत का बात करें, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पे होता है। वहां ये शादियां हिंदूज में भी होती हैं, तो वहां की मोरालिटी अलग है। तो मोरालिटी हमेशा समय सापेक्ष, समाज सापेक्ष, देश सापेक्ष, और आप किस किस टाइम में परिस्थिति सापेक्ष, ये सब होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एकमात्र, आपको अगर देखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सब्सक्राइब करता है एक्ट की नहीं करता है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन फोर कॉर्नर्स आपको देखना होगा। उसका समाज से कोई लेना देना नहीं है कि समाज में क्या प्रैक्टिस है। हो सकता है कि कोई समाज में बहुत इमोरल प्रैक्टिस हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में वो इमोरल नहीं हो सकता है कि हमारे पेरेंट्स के लिए, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा इमोरल है जहाँ पे जाति व्यवस्था है। हमारे गांव में बहुत बड़ा इमोरल, आपको कुजात छांट देंगे लोग कि आप कुजात हैं, जात में है ही नहीं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में उसका कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है अगर आप इंटरकास्ट करते हैं तो, बल्कि बढ़ावा दिया जाता है, कई स्टेट्स तो पैसा देते हैं। तो उसी तरीके से जब आप ट्रिपल तलाक की बात करते हैं तो ट्रिपल तलाक एक प्रैक्टिस था।
एक ऐसा प्रैक्टिस जो कि लड़कियों के अगेंस्ट था। इस्लाम में समस्या ये है कि हिंदुइज्म में तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैंने एक बार फंस गए तो फंस गए, अब आपको जीवन पर्यंत फंसे रहना है। तो 1955 में बना हिंदू मैरिज एक्ट, तो उसमें डिवोर्स का कॉन्सेप्ट आया सेक्शन 13 में, तो फिर तलाक होने लगा। अदरवाइज तलाक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उससे पहले तलाक होता ही नहीं था। मुसलमानों में तलाक होता है, लेकिन लड़कियां तलाक लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि लड़की तलाक ले। लड़का तलाक ले सकता है, लड़का के लिए इतना इजी तलाक है कि आप 3 बार तलाक 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 बोल दिए, तलाक हो गया। और लड़की के लिए कोई है ही नहीं कुछ। तो अब कोई भी, अब चूंकि ये सोशल फैब्रिक को इफेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी ने पर्सनल लॉ में बना लिया कि हम तुम्हें अपना प्रॉपर्टी देते हैं, ये बोलने मात्र से प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो अब तो ये ऐसा ट्रांजैक्शनल चीज है कि इसका सोसाइटी में बहुत इंपैक्ट पड़ता है। उसी तरीके से ट्रिपल तलाक का सोसाइटी में इंपैक्ट पड़ता है। तलाक होने के बाद जो बच्चे हैं उनका उनका जो पोजीशन है वो चेंज हो जाता है। आपके मेंटेनेंस राइट्स जो होते हैं, मैट्रिमोनियल राइट्स, वो खत्म हो जाते हैं। आपके दूसरे राइट्स सरफेस हो जाते हैं। तो उसके लिए कोर्ट को ये डिसाइड करना जरूरी हो गया कि ये मोड ऑफ तलाक एक्चुअल तलाक माना जाएगा कि नहीं। जैसे ये डिसाइड करना जरूरी हो जाएगा कि प्रॉपर्टी अगर आप बोल देते हैं कि तुम्हारा हो गया, तो वो हो गया एक्चुअली कि नहीं हुआ। तो उसी तरीके से ये डिसाइड करना आवश्यक हो गया कोर्ट के लिए। तो कोर्ट ने डिसाइड किया कि ट्रिपल ट्रिपल तलाक जो है आर्बिट्रेरी है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वलिटी क्लॉज का वायलेशन है, इसमें सेकुलरिज्म का तो कोई बात ही नहीं है। और बेसिक स्ट्रक्चर से आप क्या पूछ रही थी, मुझे समझ नहीं आया कि क्या डिफेंड करना है बेसिक स्ट्रक्चर के पक्ष में। मैं बस सर यही बोल रही थी कि जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में सेक्युलरिज्म आता है, और ये हम्म। अगर सरकार हस्तक्षेप कर रही है जो मुस्लिम के जो प्रैक्टिसेस है उसमें, तो क्या ये सेक्युलरिज्म का वोलेशन होगा या नहीं, मेरा ये नहीं क्वेश्चन होगा, बिल्कुल नहीं। सेकुलरिज्म तो मैंने बता ही दिया कि सेकुलरिज्म का इससे लेना ही देना नहीं है। ये तो एक ऐसा अगर कोई कोई आपका रिलीजियस प्रैक्टिस ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के फोर कॉर्नर में नहीं आता है, तो दैट प्रैक्टिस हैज टू गो। अगर कोई सती प्रथा हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे जो हो, विधवा, आप कहते हैं कि विधवा विवाह नहीं होगा, इलीगल मान लेते हैं। हमारे यहाँ विधवा विवाह का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन उसको लीगलाइज, उसको कानून बनाया गया, कानून बना के उस प्रैक्टिस को एबोलिश किया गया। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसको ग्रांट किया गया। नहीं तो हिंदू के पास डिवोर्स का राइट नहीं है, अगर रिलीजन बेस्ड बात करें तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से देखना होगा। और किसी का कोई क्वेश्चन? डिबेट के सब्जेक्ट से इतर डिबेट को लेके, क्वेश्चन आंसर राउंड को लेके कोई क्वेश्चन है या कोई डेफिनेट? सर, बोलिए। मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने हम्म बताया बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड है ही नहीं, तो हम ये हम्म। कैसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म या फिर जो सोशलिज्म या कुछ ऐसे जो मूलभूत वैल्यूज है वो ये क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम, जैसे उसके सामने, जैसे उसने केशवानंद में ही एग्जाम्पल दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में है, ये चीज है, लेकिन ये एग्जॉस्टिव नहीं है डेफिनेशन। मतलब आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं और चीजों को। तो जैसे जैसे टाइम में होता गया ना, जैसे मिनरवा मिल का केस आया, केशवानंद भारती के बाद बहुत सारे केसेस है। अभी आपका रिसेंट आपको जब चंद्रचूड़ साहब चीफ थे, तो राइट टू प्रिवेसी वाला जो उन्होंने डिसाइड किया, तो बोला गया राइट टू प्रिवेसी इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने केसेस आते गए, वैसे वैसे जो उसमें इश्यू है उसको डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता गया कि हाँ ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो लिस्ट होते गया, लंबा होते गया लिस्ट, ओरिजिनली डिफाइंड नहीं है। तो तो ये फिर अलग जैसे केसेस में बोला गया है, भाई सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है। ये किस केस में बोला गया है? ये एक केस था जिसमें बोला गया कि भाई धर्म के आधार पे वोट नहीं मांगेंगे। उसका सीडी ऐसे करके नाम था, अभी डिसाइड हुआ था रिसेंटली। अगर मांगते हैं तो आपका कैंडिडेचर खत्म हो जाएगा, इलेक्शन इनवैलिड हो जाएगा। उसमें बोला कि, और कई केसेस में बोला है कि सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है।
आप सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि यदि आप इसके अलावा, डिबेट के अलावा कोई करियर से भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। लॉ फील्ड से कुछ पूछना है, किसी के मन में कुछ, किसी यस को सर। जज बनने का मन हो, वकील बनने का मन हो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है जैसे हिस्ट्री ऑनर्स या कोई और ऑनर्स जैसे एलएलबी या फिर पॉलिटिकल साइंस, इससे रिलेटेड कोई कोर्स नहीं कर रहा है, तो क्या वो आगे एलएलएम वगैरह के लिए एलिजिबल होगा? सीधे एलएलएम कैसे कीजिएगा? पहले तो एलएलबी करना पड़ेगा ना। इट मीन्स कि एलएलबी फिर उसको 4th ईयर का फिर 2 साल का वो नहीं, एलएलएम। आप एलएलबी के लिए दो क्राइटेरिया है, या तो 12वीं के बाद 5 साल का कर सकते हैं, या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का कर सकते हैं। और कोई क्राइटेरिया नहीं है, और किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट है तो एलएलबी कर सकते हैं। थैंक यू सर। भैया, तो अभी अभी हमें प्रश्नोत्तरी करवानी है या फिर अभी हम दूसरे विषय की ओर बढ़ेंगे? क्या करें? दूसरा विषय कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो क्या करें? दूसरे विषय पे बात करें या क्या करें, कंक्लूड करें? आप मतलब थोड़ा दूसरे सा विषय दूसरे विषय पे बता दीजिए और फिर हम कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा विषय यह है कि यह सदन मानता है कि संवैधानिक नैतिकता ही वास्तविक नैतिकता है। अब इसमें कीवर्ड्स दो हैं। अब यह सदन मानता है, अब इसमें सदन डिफाइंड नहीं है, तो आप, अब पता लगे कि आपने डिक्टेटर्स का सदन बना दिया, तो उसमें संवैधानिक नैतिकता पे बात ही नहीं हो सकती है, क्योंकि डिक्टेटर्स, अगर डिक्टेटर है तो संविधान क्या है? या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे डिक्टेटर का सदन है जो कि अपना संविधान बनाए हुए हैं, वो कॉम्प्लिकेट करना हो गया। तो ये पर्टिकुलरली डिपेंड करता है आपके स्किल पे कि आप उस सदन को बनाएं और उसको जस्टिफाई कर पाए। लेकिन सबसे ज्यादा सेफ होता है बुद्धिजीवियों का सदन बनाना, अगर प्रिंसिपल बेस्ड डिबेट है तो। अगर बुद्धिजीवियों का सदन बनाते हैं तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड पे होते हैं, दूसरे साइड को भी आप वही लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, और खुद भी एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पे आप वो पॉइंट्स रेज कर सकते हैं जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बुद्धिजीवियों का सदन है, इसमें सदन डिफाइन नहीं है, तो बुद्धिजीवियों का सदन है। अब इसमें एक कीवर्ड है संवैधानिक नैतिकता ही वास्तविक नैतिकता है। तो जब आप इसमें फॉर में आप जब आप डिबेट बिल्डअप करेंगे, तब आपको इसमें थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि संवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपको इसमें डिफाइन करने के लिए एक स्कोप है कि आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप डिफाइन, अगर आपको कहना है कि वास्तविक नैतिकता, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में संवैधानिक नैतिकता वास्तविक नैतिकता है ही नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन आपको प्रूव करना है कि संवैधानिक नैतिकता ही वास्तविक नैतिकता है, तो आपको संवैधानिक नैतिकता को डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं आपकी जगह होता तो इसको कैसे डिफाइन करता? मैं ये कहता कि संवैधानिक नैतिकता से मेरा सरोकार उस नैतिकता से है जो कि संविधान के फोर कॉर्नर्स में वैलिड है और जिससे सोसाइटी चलती है। ये सिंपल डेफिनेशन, संविधान में अलाउड है जो नैतिकता, और जिससे सोसाइटी चलती है। ये दो नैतिकता ही संवैधानिक नैतिकता है, और वही सोसाइटी को वास्तविक नैतिकता वही है जो चला रहा है। अब इसमें आपका जब विपक्ष आता, तो वो जो मैं पहले बात कह रहा था वो बोलता कि भाई संवैधानिक नैतिकता तो वो है जो संविधान के हिसाब से ठीक है, लेकिन वास्तविक नैतिकता तो समय के हिसाब से, अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से नैतिकता होता है। तो उसका आपको काउंटर करना पड़ता कि नैतिकता क्या है। नैतिकता, अगर आप एक पर्टिकुलर गांव को सोसाइटी बना दें तो वो, ये नहीं बोला जा सकता है कि वो नैतिकता है। वो उस गांव का प्रचलन हो सकता है, वो उस गांव का बिलीव हो सकता है, क्योंकि गांव में डीडीओआर होते हैं। तो अब वो पूरे सबका नैतिकता नहीं हो गया, वो
वो आपका पर्सनल बिलीफ हो सकता है। तो ऐसे तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये होगा कि हर फैमिली का अपना नैतिकता, फिर हर व्यक्ति का अपना नैतिकता, तो इसका तो कहीं अंत ही नहीं है। तो नैतिकता को जब आप डिफाइन करते हैं तो नैतिकता वो होता है जो कि एक एक पर्टिकुलर समाज को लेके चलता है। और मेरे हिसाब से एक समाज वो समाज होता है जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव संविधान के नीचे फंक्शनल है, जो एक और जो उनकी नैतिकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता है और जो वास्तविक नैतिकता है, वो भिन्न हो ही नहीं सकती है। बाकी उसके बीच में अलग अलग लोगों का अपना अपना, क्योंकि अल्टीमेटली आप कह लीजिए कि सैकड़ों समाज हैं, आप कह लीजिए 29 स्टेट है, 35 स्टेट उसको बना दीजिए, आप कह लीजिए कि यूनियन टेरिटरीज हैं अलग अलग, लेकिन उसको सिंपल मेजोरिटी से एक किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि संविधान ऐसा प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि संविधान मानता है कि जो उस संविधान के तहत लोग रह रहे हैं, जो इंडियन टेरिटरी में लोग रह रहे हैं, वो एक एक डॉक्यूमेंट से गवर्न होंगे। और अगर संविधान को लगता है कि उनका समाज अलग अलग है, डाइवर्सिटी है, तो उसके लिए भी उस संविधान में दिया गया है प्रावधान। तो संवैधानिक नैतिकता वहां भी इस चीज को अलग अलग डाइसेक्ट करके करती है कि भाई तुम्हारा समाज है तो तुम्हारे पर्सनल बिलीफ को नहीं छेड़ा जाएगा, राइट टू रिलीजन का अधिकार होता है। आर्टिकल पार्ट 3 जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, उसमें आपका पर्सनल बिलीफ, पर्सनल सिस्टम, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता के फोर कॉर्नर में आता है, वो सब प्रोटेक्टेड है। एससी एसटी का जो है प्रोटेक्शन है, तो हर तरीके से आपको प्रोटेक्शन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो समाज डिफाइन है, उससे इतर समाज की संकल्पना ही नहीं है, ये डेफिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। तब आप इस विषय में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और वास्तविक मोरालिटी जो है, दोनों को एक साथ जोड़ के दिखा पाएंगे। उसी प्रकार विपक्ष का ये काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से चलाए। कॉन्स्टिट्यूशन समाज को बनाने का काम नहीं करता है। पहले समाज आया और वो समाज सुचारू रूप से चले, इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोरालिटी का जिक्र है, या कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरामीटर्स हैं, पूरे के पूरे पैरामीटर्स इंटेंडेड हैं ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था चलती रहे। इसलिए नहीं है कि वो नैसर्गिक तौर पे आपका प्रैक्टिस है, नहीं, वो एक तरीके का बार्गेन है जो कि आप एक समाज के अलग अलग वर्ग के लोगों ने मिलके एक स्ट्राइक किया बैलेंस कि ठीक है, कुछ हम देते हैं, कुछ हम प्रोटेक्शन मांगते हैं, और ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे समाज को सुचारू ढंग से चलाएगा। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी वो समाज था, इस कॉन्स्टिट्यूशन से पहले भी उस समाज की अपनी मोरालिटी थी। उस मोरालिटी में कुछ ऐसी चीजें थी जो कि समाज में फ्रिक्शन पैदा करती, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रियल्म से बाहर रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, बाहर रखा गया क्योंकि पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन का है बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि केओस ना हो, एनार्की ना हो। समाज बनाना और समाज की नैतिकता तय करना कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद नहीं है। तो ये आप विपक्ष में बोल सकते हैं कि समाज पहले से बना है, उसकी मोरालिटी पहले से तय है, और उसमें से छांट कर कुछ चीजें ऐसी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडेशन में भी रखी गई, किसी को हानि नहीं है, ये सब लोगों का भलाई करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के स्कीम में आ गई। जो छूट गई वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से बाहर है, लेकिन वो हैं, एग्जिस्ट करती हैं, समाज उन पे चलता है, समाज उसको प्रैक्टिस करता है। समाज उस हिसाब से, जैसे अगर कास्ट का बात करें तो कास्ट, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट का डाइसेक्शन है तो वो एफर्मेटिव एक्शन के लिए है, डिस्क्रिमिनेटिव एक्शन के लिए नहीं है। लेकिन हमारे समाज की एक सच्चाई है कि उसको, सच्चाई ही नहीं है, उसको कुरीति में भी नहीं गिनते हैं बहुत सारे लोग, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लोग हैं जो उसको कुरीति में गिनते हैं। ऐसे ऐसे समाज देखेंगे जहां नीचे वाला जो तबका है वो स्वीकार करके बैठा है
वो खुश भी है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पंडित जी को प्रणाम कर रहा है और पंडित जी उनको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं तो बुरा मान जाएगा कि पंडित जी गुस्सा है क्या हमारे से। तो वो स्वीकार करके और शांति पूर्वक जीवन अपना जी रहा है, उसको उसको वही नैतिकता ठीक लग रही है, तो उसकी अपनी नैतिकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता से बिल्कुल अलग है। लेकिन समाज खाली कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता से नहीं चलता है। कल को ही अगर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता उस पर थोप दिया जाए उस आदमी पे, तो हो सकता है वो आदमी गिल्ट में आके मर जाए कि हम हमको क्या पंडित जी से हमको क्या प्रणाम भी नहीं करने दे रहे हैं लोग, पंडित जी का सेवा भी नहीं करने दे रहे हैं लोग, गिल्ट ट्रिप में चला जाए वो आदमी। तो कुछ नैतिकता ऐसी है जो कि समाज को चला रही है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के रियल में नहीं है। वो सही है वो गलत है वो एक अलग विषय हो सकता है, कि वो आदमी अनअवेयर है इसीलिए उसको ये लगता है, उसको अवेयरनेस का ये है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन ये एक बिल्कुल अलग विषय है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और वास्तविक वास्तविक एक्चुअल मोरालिटी दोनों सेम चीज है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेम चीज नहीं है। अगर हम विपक्ष में बोल रहे हैं तो पक्ष में हमने ऑलरेडी बोल रखा है। इस पे किसी का कोई प्रश्न हो, कोई वो हो तो पूछे। डेफिनेशन का बहुत महत्व होता है पार्लियामेंट्री डिबेट में, तो आपको डिफाइन उसी हिसाब से करना पड़ेगा जो आपके इंटरेस्ट को फर्दर कर रहा हो। प्रतिभागियों से अनुरोध है कि कृपया अपना प्रश्न अपना हाथ उठाकर पूछें। बहुत साइलेंट मीटिंग है, बहुत साइलेंट प्रतिभागी हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। या तो मैंने बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया या तो मैंने बिल्कुल ही बेकार की बातें की जिसमें आप लोगों को लगता नहीं है कि कोई प्रश्न पूछने लायक इसमें है। सर मेरा एक प्रश्न है, बट हैंड रेज को बोला गया था, वो मेरे को ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। हाँ कोई बात जैस- नहीं, पूछिए। अ, जैसा कि आपने बोला कि पक्ष में जब कोई बोलेगा तो वो ये कहेगा कि समाज की जो अपनी जैसे धर्म और जो रीति रिवाज को करके ही है, और कुछ ऐसे नियम जैसे कि ट्रिपल तलाक है, ये भी उनका एक मतलब वो फॉलो कर रहे थे, एक उनका प्रैक्टिस था। तो इनको हटा दिया गया, इसमें मतलब राज्य जो हस्तक्षेप किया कॉन्स्टिट्यूशन के ही माध्यम से, कि चूंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। लेकिन अधिकतर को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उनको आजादी देता है कि समाज बेसिक अपने तरीके स्ट्रक्चर में नहीं आता है, आर्बिट्ररी है, ये बोला था, आर्बिट्ररी से। है। ओके सर। तो हम्म। वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको फ्रीडम देता है कि आप अपने जो रीति रिवाज है या फिर जो रिलीजन है उनको फॉलो कर सकते हो और उनका प्रचार प्रसार भी कर सकते हो। तो इससे इससे भी तो ये प्रतीत हो रहा है कि हाँ, दोनों अलग है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो मोरालिटी है और जो समाज का मोरालिटी है। क्योंकि कोई किसी को फ्रीडम तभी देगा जब दोनों में अलगाव होगा, दोनों में भिन्नता होगी, तभी तो कोई जैसे मान लीजिए कि दो हाँ व्यक्ति रहेगा, मैं तब समझ जाकर। गया काजल, मैं समझ गया आपकी ओके सर। बात। अब मैं जो बोलूंगा उस पे आप काउंटर करना, जहां आपको प्रॉब्लम लगेगी ना तो आप काउंटर करना मेरे को। ओके सर। जैसे ये क्वेश्चन आंसर राउंड टाइप से हो जाएगा, ठीक है। मैं बताऊंगा जो आपने बोला है, क्वेश्चन रेज किया है। आपने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम मैं पक्ष की बात कर रहा हूं, जो संविधान है अगर उसमें बाइफर्केशन है और सबको अपना फ्रीडम है कि आप अपने हिसाब से लाइफ लीड कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो तो मोरालिटी अलग होगी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से। मैंने अपने परिभाषा में ही बोला है कि जो नैतिकता की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो नैतिकता है वही एक्चुअल नैतिकता है, उससे इतर कुछ भी नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चार तरह का समाज क्रिएट किया गया है और चार तरह का नैतिकता बताया गया है कि इस समाज का ये नैतिकता होगा, इस समाज का ये नैतिकता होगा, या फ्रीडम दिया गया है, तो वो है नैतिकता, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रिपल तलाक जैसे समाज का नैतिकता नहीं था,
उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया, खत्म हो गया, उसका प्रैक्टिस खत्म हो गया, तो वो नैतिकता बचा ही नहीं। तो जो भी ऐसा प्रैक्टिस है जो कि फॉलो होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को सब्सक्राइब नहीं करता है, तो अल्टीमेटली वो एबोलिश हो जाएगा। तो एबोलिश हो जाएगा तो बचेगा ही नहीं, तो वास्तविक तौर पे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो ऐसा नैतिकता होगा ही कैसे जो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन से अगेंस्ट है तो एग्जिस्टेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर अलाउ करता है, इसका मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। तो दोनों अलग हुआ कैसे, ये मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। किसी कोई इसका जवाब दे सकता है तो दे, जितने भी प्रतिभागी हैं। या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। भैया मेरा इसी पे एक प्रश्न था कि जैसे आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर निहित है तो वो अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है, बट इनिशियली जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी थी, बट बाद में आके उसे हटा दिया गया क्योंकि माना गया कि वो हमारे राइट्स को एक तरीके से मतलब सोशलिज्म को फैलने में और ज्यादा दिक्कत दे रहा है। तो किस तरीके से बाद में वो गलत हो गया और पहले इनिशियली हमने उसको शामिल किया था? नहीं, गलत कहाँ हुआ? राइट टू प्रॉपर्टी तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब एज ए फंडामेंटल राइट उसको हटाया गया। लीगल राइट तो आज भी है। नैतिकता, नैतिकता जो है वो फंडामेंटल राइट में ही थोड़े है। नैतिकता क्या है? नैतिकता तो परकोलेट करती है पूरे डॉक्यूमेंट में ना। वो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन में थोड़े है, वो तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जो निहित है वो नैतिकता है। वो किसी एक आर्टिकल या एक उसमें थोड़े राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया फंडामेंटल राइट के चैप्टर से। लेकिन वो लीगल राइट आज भी है। ये आपके सवाल का एक जवाब हुआ। दूसरा जवाब ये हुआ कि जब हम नैतिकता की बात करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि नैतिकता कभी चेंज नहीं होता है। नैतिकता चेंज हो सकता है, ऑर्गेनिक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है तो नैतिकता भी चेंज होता है। मुद्दा ये है कि जिस समय जो नैतिकता है वो वास्तविक नैतिकता क्या भिन्न हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता से, संवैधानिक नैतिकता से? प्रश्न ये है। प्रश्न ये नहीं है कि नैतिकता चेंज नहीं होता है, या नैतिकता एबोलिश खत्म नहीं होता है, या नैतिकता समय सापेक्ष नहीं होता है। अ, सर, जैसा कि आपने विपक्ष के बिंदु में ये बताया भी था कि अगर कोई अपने मामा से उनकी शादी हो रही है या फिर ऐसा कुछ है, क्योंकि ये व्यक्तिगत बात भी है, तो ये तो संविधान हमारा एक तरीके से मानता है कि हाँ, हमारा ये व्यक्ति का अपना अधिकार है, उसका अपना राइट है कि वो किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकता है। लेकिन जो समाज की नैतिकता है उसमें ये नहीं आता है, तो फिर यहाँ पर तो भिन्नता देखी जा रही है। और जैसा कि आपने ही बताया कि जो नैतिकता होती है वो समाज सापेक्ष, समय सापेक्ष होती नहीं, है। पहले आप पक्ष में, आप देखिए, प्रॉब्लम ये है कि मैं पक्ष और विपक्ष दोनों में बोला हूं। तो आप मेरे को अभी एज ए पक्ष के वक्ता के रूप में देख रहे हैं कि विपक्ष के वक्ता के रूप में देख रहे हैं? अभी मैं आपको पक्ष के वक्ता के रूप में देख रही हूँ। पक्ष के वक्ता के रूप में देख रहे हैं, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर शादी समाज में कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है, और अगर समाज में अलग अलग है कि कहीं होती है कहीं नहीं होती है, तो ये भिन्न नैतिकता होगी, ये आप बोल रहे हैं? यस सर। आप यही बोल रहे हैं? एक बार सोच लीजिए, यही बोल रहे हैं आप कि साउथ इंडिया का अलग परंपरा है, नॉर्थ इंडिया का अलग परंपरा है, तो उनकी नैतिकता का पैरामीटर भी अलग अलग हो गया। सर, कॉन्स्टिट्यूशन फिर भी जैसा अलाउ कर रहा है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो नैतिकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अगर हम इंडिया के सापेक्ष में सोचते हैं तो ये तो पूरा इंडिया पे लागू होता है। अगर करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, हालांकि उसमें कुछ है कि कुछ आदिवासी क्षेत्र के लिए अलग कानून बनाए गए हैं, लेकिन अधिकांशतः करेक्ट। वो जो है, जो भी नियम है वो पूरे इंडिया पे लागू होगा। लेकिन जो करेक्ट। नैतिकता है, समाज के भी कुछ अपने मूल्य होते हैं, कुछ उनकी अपनी नैतिकता होती है, जो कि तमिलनाडु का कुछ और ही उनका रीति रिवाज है। और रीति रिवाज केवल रिवाज नहीं होता है, बल्कि उनके पीछे कोई मूल्य जुड़ा होता होता है उनका। अगर शादी ही है जैसे एक सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन इसमें भी अगर कोई किसी व्यक्ति विशेष से कर लिया तो वहां पर एक नैतिक सवाल खड़े हो जाते हैं। नैतिकता आती है, बिल्कुल।
तो लेकिन संविधान जो है वो ये डिफाइन ही नहीं किया हुआ है कि आप किससे नहीं कर सकते हैं। अगर भाई से भी कोई अपनी शादी कर ले रहा है तो भी संविधान उसको मना ही नहीं करेगा। तो नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मना है, मना है, वहां पे संविधान ये सब नहीं बात बोलता है। आपके पर्सनल लॉज में ये सब बातें लिखी, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, उसमें मना है, सपिंडा का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है, मना है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है कि अगर आपका कल्चर बोलता है, अगर आपके कल्चर में होता है तो आप कर सकते हैं, उसमें एक्सेप्शन कार्व आउट है। तो मैं आपकी बात समझ गया काजल, जो आप पूछना चाह रही हैं। लेकिन अगर आप गौर करेंगी तो मैंने डेफिनेशन जब दिया था एज ए पक्ष का वक्ता, ये तो मेरा विपक्ष के तौर पे संभाषण था कि समाज पहले आया और नैतिकता जो है वो पहले से थी, सुचारू रूप से चलाने के लिए डॉक्यूमेंट बना, ना तो उसने नैतिकता क्रिएट किया ना तो समाज क्रिएट किया, इसीलिए उसकी नैतिकता समाज की नैतिकता नहीं है, भिन्न है। ये तो मेरा एज ए विपक्ष वक्ता मैंने जब बोला था तो ये मैंने बोला था। एज ए पक्ष जब मैंने बोला था तो मैंने डिफाइन किया था, उस डेफिनेशन के विदिन आपको रहना होगा। मैंने ये बोल डेफिनेशन दिया था कि समाज संविधान में डिफाइंड है, अगर नैतिकता संविधान में अलाउड है अगर, तो वही समाज समाज है जो कि संविधान में है, संविधान से बाहर कोई समाज नहीं है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के टेरिटरी में जितने भी लोग निवास करते हैं उनका अलग अलग इंटरेस्ट है और सबका टेक केयर संविधान करता है। तो संविधान में अगर समाज एक रूप में दिखाया गया है कि हम एक भारतीयता है, भारतीय है, ये एक समाज हो गया। उसके बाद अगर संविधान में दिखाया गया है कि भाई स्टेट वाइज अलग अलग लोग हैं, या टेरिटरी वाइज अलग अलग लोग हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें, तो अगर संविधान में इस तरह का बाइफर्केशन किया गया तो वो सामाजिक तौर पे संविधान में वो भी निहित है। और अगर उसके लिए कुछ मूल बनाया गया, कुछ नियम नैतिकता को, या तो नैतिकता भी समाज में है, संविधान में है, तो संविधान से परे हुआ क्या। एज ए विपक्ष जब एज ए पक्ष के वक्ता के तौर पे आना होता है तो आपको ऐसा एक, क्योंकि आप मेरे डेफिनेशन के हिसाब से आपको मेरे को घेरना होगा। मैंने डिफाइन करा है कि समाज वही है जो कि संविधान में है, उससे अलग कोई समाज नहीं है। तो या तो आप ये दिखा दें कि एक ऐसा समाज भी एग्जिस्ट करता है जो संविधान में नहीं है का जिक्र, या तो आप ये दिखा दें कि उस समाज की ऐसी नैतिकता है जो कि संवैधानिक नैतिकता से इतर है, तब आप मेरे को घेर पाएंगे। आप एक पैरेलल डिबेट क्रिएट करके मेरे को नहीं घेर सकती हैं। आप एज ए पक्ष जब मैंने डिफाइन किया है चीजों को, तो आपको उस डिबेट के पैरामीटर में ही रह के मेरे को घेरना होगा उस डेफिनेशन। या तो आप डेफिनेशन चैलेंज कर दीजिए, ये डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है, ये गड़बड़ है, फिर मैं पूरे के पूरे पॉइंट से हार जाऊंगा अगर आप डेफिनेशन चैलेंज सेटअप कर पाती हैं तो। लेकिन अगर आप डेफिनेशन चैलेंज नहीं दे पाती हैं तो मेरे डेफिनेशन के हिसाब से आपको बताना होगा, ये एक नियम है। दूसरा जो आप कह रही हैं वो ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया हुआ है कि संविधान अलग अलग है, संविधान कह रहे हैं समाज अलग अलग है, समाज की मूल भावना भी अलग अलग है, समाज के शादी ब्याह को लेके जो पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर से निकल के जो आती है नैतिकता वो भी अलग अलग है। लेकिन वो संविधान से इतर नहीं है, वो संविधान में निहित है। इसीलिए संवैधानिक नैतिकता और वास्तविक नैतिकता लोगों की एक है। दो समाज का अलग नैतिकता हो सकता है, मैंने ये तो बोला ही नहीं कि दो समाज का भिन्न नैतिकता नहीं होगा, लेकिन वो दोनों समाज का वो नैतिकता संविधान में निहित है। तो इसीलिए वास्तविक नैतिकता जो है और संवैधानिक नैतिकता जो है वो सेम है। आप काउंटर कीजिए, मैंने बोला था कि अगर लगेगा आपको कि मैं कहीं, मतलब कहीं आप मेरे को घेर पा रही हैं तो आप काउंटर कर सकती हैं। सर मेरा प्रश्न है, आपने जो अभी कहा हाँ, कि दो समाज हो सकते हैं, उनके अलग संविधान हो सकते, मतलब अलग नैतिकता हो सकती है, तो इसी से मेरे दो प्रश्न हैं विपक्ष की तरफ से, और अगर पक्ष इसको कैसे काउंटर करेगा ये मेरा प्रश्न है। तो पहला तो ये कि संवैधानिक नैतिकता जो है वो कौन सी नैतिकता की बात करती है, मॉरल्स की या एथिक्स की? क्योंकि मॉरल सब्जेक्टिव भी हो सकता है, एथिक्स ऑब्जेक्टिव है। तो संवैधानिक नैतिकता कौन सी नैतिकता को इंक्लूड करती है, जो चेंज हो सकती रहती है, या जो मतलब ऑब्जेक्टिव है? मैं आपसे
कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं क्वेश्चन आंसर राउंड में हूँ, ठीक है, इसका जवाब मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, वो विदाउट गोइंग इनटू नुआंसेस ऑफ एथिक्स, और वो मैं इसका सिंपल जवाब दे रहा हूँ कि मैं उस नैतिकता को की बात करता हूँ जो संविधान में निहित है, संविधान के द्वारा प्रदत्त है, संविधान के द्वारा अलाउड है, परमिटेड है। मैं उस नैतिकता की बात कर रहा हूँ, उससे इतर कोई नैतिकता नहीं होती, वही वास्तविक नैतिकता होती है। ठीक है, और मेरा दूसरा प्रश्न है इसी पे बेस्ड कि इसी में आप क्लू कह है, रहे हैं मेरे को कि घेरने का क्लू इसी में है। आप इसको अगर फर्दर हाँ, करेंगे तो मैं फंस जाऊंगा। इसी में मैंने क्लू संवैधानिक आपको नैतिकता दिया की है। आप बात कर रहे हैं तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि एक संवैधानिक नैतिकता तो एक कंट्री की बाउंड्री के एस्पेक्ट में, उसके पर्सपेक्टिव में डिफाइंड है। तो जैसे ही कंट्री बदलती है, उनका संविधान बदल जाता है, मोरालिटी बदल जाती है, तो एक वैश्विक स्तर पे हम कौन सी यूनिवर्सल नैतिकता की बात करेंगे? कि अगर ऐसा होगा तो हर वर्ल्ड की अलग संविधान है, उनकी अलग नैतिकता है, तो लोग फिर कौन सी यूनिवर्सल नैतिकता पर एक साथ आ सकते हैं? यूनिवर्सल नैतिकता की बात ही यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ तो कहा ही नहीं जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड की एक नैतिकता है। यहाँ तो बोला गया कि संवैधानिक नैतिकता, यानी जितने लोग रहते हैं उनकी नैतिकता जो है संवैधानिक तौर पे, और उनकी जो एक्चुअल में नैतिकता है वो सेम है। कंट्री बदलेगा, संविधान बदलेगा, उनकी नैतिकता बदलेगी, लेकिन वहां भी उनकी जो वास्तविक नैतिकता होगी वो संवैधानिक नैतिकता से के मतलब जो वही होगी जो संवैधानिक नैतिकता है, वही उनकी वास्तविक नैतिकता भी होगी। इसमें क्लू है, मैं फंस सकता हूँ अगर आप दिमाग लगाए हैं थोड़ा तो। अ, सर, जो हिटलर के कॉन्सेप्ट में आता है, उनका जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जैसे संशोधन की ही हम बात करें, तो कोई पूरा मतलब उस देश की सब जनता मिलकर के तो करता नहीं है, कोई जैसे कुछ लोगों का एक कमेटी बनता है, वो लोग करते हैं। जैसे कि हम्म। हिटलर ही एकदम तानाशाही फैला रखा था, तो हम कह सकते हैं क्या कि जो हिटलर कह रहे थे, क्योंकि वहां पर उसी का उसका जो शब्द था वही एक तरीके से संविधान बन गया था, उसके अनुसार पूरा वो देश पे अपना अत्याचार फैला रखा था। तो एक तरीके से जो वहाँ समाज की जो नैतिकता थी, जैसे धर्म को ये लेकर या जात पात को ये लेकर, वो ये सब। काजल, ये जो है, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। हाँ, उसमें कंपटीशन के हिसाब से आप अगर वास्तविक नैतिकता है, अगर आप ये कह रहे हैं तो पहला प्रीमाइस तो यहीं पे गलत हो गया कि आप assume हर जगह संविधान है। जहां संविधान नहीं दिखता है उनका दिखता है। जो आपने हिटलर की बात करी, तो हिटलर का जो संविधान जैसा कुछ होता ही नहीं, या तो हिटलर रहेगा या तो संविधान होगा। तो अगर हिटलर शाही है तो वहां की नैतिकता जो होगी वो संवैधानिक नैतिकता कहाँ से होगी? वो तो अलग नैतिकता होगी, क्योंकि वहां तो संविधान ही नहीं है। तो एक ऐसा समाज जो कि किसी संविधान से गवर्न ही नहीं होता है, वहां की नैतिकता संवैधानिक नैतिकता कैसे होगी? आना चाहिए, इसका प्रिमाइस होना फिर चाहिए, और यहाँ क्वेश्चन पे ये आंसर। भी प्रश्न तो हो सकता है, संविधान का अर्थ ये तो नहीं होता कि केवल एक किताब हो जो मतलब एक डिफाइंड हो कि हाँ ये संविधान है। अगर जैसे संविधान को हम केवल एक पक्ष में कैसे ले सकते हैं कि हाँ ये पब्लिक का वेलफेयर करने के लिए ही है। वहां पर जो नहीं, जनरली जैसे जो संविधान संविधान। होता है, जनरली जो संविधान होता है वो वो रिटन डॉक्यूमेंट ही होता है। कुछ जगहों पे वो रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे इंग्लैंड का संविधान है तो वो रिटन नहीं है, लेकिन वो भी प्रिंसिपल बेस्ड है। कॉमन लॉ सिस्टम में जो बहुत दिनों से जुडिशरी ने जो जो बातें बोली कि ये है, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो एक तरीके से रिटन ही हो गया, क्योंकि वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हो गए, वो वहां के कल्चर में आ गया। तो कोडिफाइड नहीं है स्ट्रिक्टो सेंसो, बट वो उन्हीं प्रिंसिपल्स पे चलता है, ब्रॉडर प्रिंसिपल्स पे चलता है। जैसे राइट टू इक्वलिटी का प्रिंसिपल, ये होना चाहिए, ये लिखित नहीं है वहां लेकिन है। तो संविधान का मतलब तो यही होता है कि चर्न आउट करके आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो लिखित अगर नहीं है तो वो प्रिंसिपल बेस्ड डॉक्यूमेंट है कि एक पर्टिकुलर प्रीमाइस पे आपका समाज चलेगा। लेकिन ऐसे समाज की संकल्पना
जहां कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, जहां कंप्लीट एनार्की है, वहां पे संवैधानिक नैतिकता क्या होगी, ये आपका प्रश्न हो सकता है पक्ष के वक्ता से। खासकर जो मैंने डिफाइन किया है अपने डिबेट को, उस डेफिनेशन में ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है, जिसका जवाब शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर राजेश, चूंकि राजेश भी बहुत अच्छे डिबेटर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब हो इसका तो वो बता सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ भैया, सोच के बता। सर मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने अपने डेफिनेशन में पक्ष के वक्ता के रूप में डिफाइन किया कि समाज की डेफिनेशन बताई कि कैसे समाज संविधान के अंदर ही आ जाता है, उसको आपने डिफाइन किया। तो अगर हम्म। हमें ये दर्शाना है कि समाज संविधान के अंदर नहीं आता, तो विपक्ष के वक्ता के रूप में हमें वॉइस कैसे ब्रेक कर हो रही है सकते हैं? आपकी, वॉइस ब्रेक हो रही है। तो यदि हमें विपक्ष की वक्ता के रूप में बताना है कि नहीं, जो समाज है वो संविधान से के अंदर नहीं आता, कुछ एस्पेक्ट्स इसके ये अलग है, तो मैंने हम अपने कैसे मैंने मैंने अपने विपक्ष के भाषण में ही बोला था कि समाज पहले आया, नैतिकता पहले आई। चूंकि समाज ऐसे चल नहीं पा रहा था, तो उसको सुचारू रूप से चलाना था, तो एक डॉक्यूमेंट बनाया गया कि भाई सबके इंटरेस्ट का ख्याल रखते हुए। और उसको तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि कोई नैतिकता बनाता है, प्रोवाइड करता है। वो तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में है उनको रिकॉग्नाइज करता है, और एक सुचारू रूप से चलाने का एक हथियार देता है कि भाई गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, सेपरेशन ऑफ पावर होगा। ऐसा नहीं है कि जब मोनार्की था तो नैतिकता नहीं थी, ऐसा तो है नहीं। तो संविधान जो है वो समाज को प्रिसीड नहीं करता है, सक्सीड करता है। पहले समाज आया, उसको चलाने के लिए संविधान बना। तो समाज अपना एक अलग आइडेंटिटी रखता है, उसकी नैतिकता एक अलग आइडेंटिटी रखती है। ये मैंने प्रत्युत्तर मतलब एज ए विपक्ष के नेता के रूप में मैंने जो बोला था, तो उसमें मैंने बोला था शुरू में। बट आपको सोचना है आउट ऑफ बॉक्स कि जो एज ए पक्ष के वक्ता जो डिफाइन किया गया, उससे जैसे इतना चर्न आउट करने के बाद लास्ट में काजल ने जो प्रश्न पूछा, उससे मैंने निकाल के थोड़ा सा और उसको फिल्टर किया। लेकिन ये जो सब्सटेंस है, ये आपको फर्स्ट इंस्टेंस में आना चाहिए कि भाई इसके डेफिनेशन में क्या क्या कमी है। तो पूरा प्रीमाइस, मतलब आपको ब्लॉक नहीं होना है कि संविधान संविधान तो अब ब्लॉक हो गए कि संविधान से इतर कुछ है ही नहीं। फिर वो पक्ष का दायित्व तो हो जाएगा ये बताना कि नहीं, संविधान से इतर कोई समाज ही नहीं एग्जिस्ट करता है, जो कि बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा उसके लिए। सर, पर आपने बोला कि जरूरी नहीं कि कुछ रिटन डॉक्यूमेंट ही हो या कुछ ऐसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। अगर कुछ ऐसी मूलभूत वैल्यूज या प्रिंसिपल है जिनका पालन किया जा रहा है समाज में, तो तो उसे भी आप क्या कॉन्स्टिट्यूशन। चाहती हैं, मैं ऐसा तो जवाब दे एनार्की दूं में कि उसका उत्तर तो दिया जा सकता है ना, कि एनार्की भले ही बिल्कुल है लेकिन उत्तर उसके तो सबका प्रिंसिपल्स दिया का जा सकता है, पालन। इसीलिए तो डिबेट कर रहे हैं आर्या। उत्तर तो सब कुछ का दिया जा सकता है, मैंने बोला मुश्किल है। उत्तर तो होना ही चाहिए ना, उत्तर प्रत्युत्तर, उसमें जिसका वेट थोड़ा ज्यादा हो जाता है उसके पक्ष में जाता है डिबेट। बट वो तो मेरे पास भी काबिलियत नहीं है कि बिल्कुल मैं ऐसा कुछ बता दूं कि ब्लॉक हो जाए, कि उससे आगे कुछ है ही नहीं। देखना आपको ये है कि आप उस टॉपिक में सबसे बेस्ट अपना क्या कर सकते हैं, वो चीज देखना है। ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है कि उसके आगे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल स्टक हो गए। कभी कभी ऐसा मौका भी आता है, वो या तो विपक्ष के गलती से आ जाता है कि कुछ उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक कर दिया दूसरी साइड में, कि वो फंस जाते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि वो सोच नहीं पाते हैं, उतना दिमाग काम नहीं करता है उस समय, इस कारणवश हो जाता है। बट आप सोचिएगा तो कहीं ना कहीं सबका जवाब मिल जाता है आपको। और कोई प्रश्न, कोई और, जो जो कमेटी के लोग हैं जो हैं उनको कुछ पूछना है, सोसाइटी के लोग हैं या कुछ बोलना है? यदि किसी का प्रश्न नहीं है तो हम इस कार्यशाला के निष्कर्ष की ओर जाते हैं। आप में से किसी का प्रश्न है तो आप प्लीज अभी पूछ लीजिए। सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपने पक्ष के वक्ता के रूप में बताया था कि
ये जो नैतिकताएं हैं, जब संविधान बनाया गया तो फिर वो सारी उसके अंदर निहित हो गई। आपने कुछ ऐसा बोला था और फिर आपने कहा कि मैं इसी में फंस सकता हूँ। अगर आप वो काउंटर बता सकें तो, कि इसका क्या काउंटर हो वो हो तो गया, उसका आ तो गया कि संविधान से इतर भी तो कुछ है। संविधान से इतर भी समाज है। संविधान से, एक तो मैंने जो प्रत्युत्तर में बोला था, प्रत्युत्तर में बार बार मैं भूल जा रहा हूं कि मैं दोनों साइड से बोला हूं। जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में मैंने जो बोला था, एक तो उसमें ही काट था, और दूसरा काट जो काजल ने उसको एक्सपाउंड किया कि इस तरीके से हो सकता है कि ऐसा व्यवस्था जहां हिटलर, थोड़ा वो उतना फिल्टर करके नहीं बोला, बट उसका मीनिंग यही है कि भाई ऐसा भी तो समाज हो सकता है जहां संविधान नहीं हो। फिर आर्या ने बोला कि भाई ऐसा समाज होगा जहां संविधान नहीं हो लेकिन वो भी किसी प्रिंसिपल पे चलता है, तो उसको संविधान मान सकते हैं। बट उसका भी उत्तर ये है कि भाई ऐसे भी कई सारे समाज हैं जहां एनार्की फैली हुई है, वहां संविधान बनने की प्रक्रिया में है, वहां संविधान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कई सारा लिंक, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो था एक डिफरेंट स्टेट अपना बना के रखा हुआ था। अफगानिस्तान गवर्नमेंट अलग थी, तो एक तो उसकी नैतिकता, एक उसकी नैतिकता। फिर जब ओवरटेक किया तो उसमें कुछ लोग जो है थे वो तालिबान को सब्सक्राइब कर रहे थे, कुछ लोग थे जिनका कोई गवर्नमेंट ही नहीं बचा, जिनका कोई संविधान ही नहीं बचा, लेकिन नैतिकता तो उनकी भी थी उस समय। तो वैसे स्टेट में जब समाज हो तो उसकी नैतिकता क्या होगी, ये सब में, क्योंकि जो मैंने डेफिनेशन दिया बहुत नैरो किया ना, इतना नैरो किया, नैरो अपने बेनिफिट के लिए किया ताकि आप उसमें फंस जाएं। लेकिन एज ए विपक्ष जब आप डेफिनेशन को नैरो नैरो कर देते हैं एज ए पक्ष, तो आपको बेनिफिट तो होता है लेकिन आप रिस्क भी इनवाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक भी ऐसा, उसमें कोई एक भी ऐसा नुआंस खोज ले, एक भी छिद्र कर दे कि जहां से वो आपके डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता हो, तो आप डिबेट हार जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मेरे डेफिनेशन में सबसे बड़ा छिद्र यही है कि ऐसा समाज जो कि ऐसी स्थिति में, पेंडुलम की स्थिति में है, जहां अभी संविधान डिफाइन ही नहीं हो पाया है, जहां संविधान कुछ है ही नहीं। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक सोसाइटी में 100 लोग हैं, 100 लोगों का अलग अलग संविधान हो, क्योंकि मैंने डिफाइन किया है कि संविधान तो सबको इनकम्पास करके एक टेरिटरी को बाइंड बाइंड करता है। तो मैं अपने डेफिनेशन में फंस जाऊंगा। तो आप इसीलिए आपको अप्रोच कैसे रखना है एज ए डिबेटर, कि डिफाइन कैसे करना है ब्रॉडर। अगर मैं इसको ब्रॉड डिफाइन कर देता तो डिबेट बहुत वाइड ओपन हो जाता, बहुत ज्यादा वाइड ओपन हो जाता। फिर उसमें शायद हो सकता है कि विपक्ष को और ज्यादा चीजें मिल जाती। तो ये ध्यान रखना होता है जब आप, कभी आपको लगेगा कि पक्ष भारी है, कभी आपको लगेगा विपक्ष भारी है। अब ये, अब अभी जैसे आपको लग रहा है ना, इसमें इसका काट भी है। अब इस पे बात करेंगे तो बहुत लंबा। मैंने प्रीपोन करवाया था, 6 बजे की मेरी मीटिंग थी ऑलरेडी, तो मैंने रिक्वेस्ट करके प्रीपोन करवाया था आप लोगों का ये। भैया आपका अधिक समय ना लेते हुए हम चाहते हैं कि हम इस कार्यशाला के निष्कर्ष, पहले हम प्रतिभागियों से निवेदन करते हैं कि आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि हम स्क्रीनशॉट लेकर आपकी उपस्थिति को नोट कर सकें। कृपया आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अंत में भैया, डिक्टमवादी समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आपने अपनी व्यस्तम जीवन शैली से समय निकालकर इस समिति को इतना समय दिया। ठीक है प्रतिभा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग भैया, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और लोगों को
रास्ता दिखाते रहिए ऐसे ही, और बहुत सारा डिबेट करते रहिए, राइट स्पिरिट में करते रहिए, और फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू भैया, थैंक्स अ लॉट भैया, आप आए और हमने आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा, सो रियली रियली थैंक यू। ठीक है, मोस्ट वेलकम। ठीक है, थैंक यू। एंड कर दीजिए आप लोग, मैं लीव करता हूँ फिर, ठीक है।